वेरी वार्म वेलकम। मैं हूँ रुचि शर्मा। आज से कुछ साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर महज 5 शब्द कुछ करोड़ों में बिके हैं तो बहुत से लोगों ने इसका यकीन नहीं किया होता। या फिर अगर किसी ने कहा होता कि किसी पेंटिंग को एक्चुअली में उसकी डिजिटल पिक्चर को 515 करोड़ या उसके करीब के जो अमाउंट है उस पर बेचा गया है तो शायद बहुत से लोग हंसते। लेकिन एनएफटी की जो दुनिया है कुछ ऐसी ही क्रेजी लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो आए दिन हर किसी को बहुत ज़्यादा हैरत में डालती है। और आज एनएफटी से जुड़ी बहुत सारी हम बातें करेंगे, बहुत सारे पहलुओं को समझेंगे और इन पहलुओं को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तोशेंद्र शर्मा जो कि एनएफटी कली के फाउंडर और सीईओ हैं। तोशेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जो NFT का स्पेस है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा बस इसके आगे जो है आसपास जो है वो क्रिएट हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि बिगिन हम कर रहे हैं, हमारे वो व्यूअर्स जो नहीं जानते कि NFT क्या है, नॉन फंजिबल टोकन्स क्या हैं, तो नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, इसमें कैसे डील किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, बाय एंड सेल, अगर हम शुरुआत इससे करें तो। श्योर। So non-fungible token, as the name suggests, is actually a token in the blockchain which is completely non-fungible. So fungible is actually a property of an object, which means that if it can be exchanged with other object without affecting its value. So money, for example, money is an fungible token. So you can exchange money, right? I have 100 rupees, you have 100 rupees. We can actually exchange that note without affecting its value. But when it comes to paintings, you cannot do that. So if you have a painting and I have a painting, since every painting is a unique in some sense, we cannot replace them. So we cannot exchange that you take my painting and I will take your painting. So if I represent a painting with a proper token in a blockchain ledger, that token in the blockchain ledger will be considered as an NFT. Okay. So whatever that token is representing, it can be a painting, it can be image, it can be audio file, video file, or any experience or any opportunity, anything that is virtual can be mapped to this token. So whatever this token is will be considered as the NFT of that particular object. So if I own this NFT token, it means that I own that asset. So what people are doing is अपने जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको उन्होंने कन्वर्ट करा पहले टोकन में और उस लोगों को उस टोकन को बेचना शुरू कर दिया। कहा कि आप मेरा टोकन खरीद लीजिए। किसी ने कहा 1 लाख में खरीद लो, किसी ने कहा 10 लाख में खरीद लो। तो किसी ने 10 लाख में खरीदा, फिर उसने आगे 1 करोड़ में लगा दिया सेल पे। तो उसने 1 करोड़ में खरीदा, फिर आगे उसने लगा दिया 10 करोड़ पे सेल पे। तो ऐसे उनकी प्राइसिंग बढ़नी शुरू हो गई। तो आप राइट नाउ देखेंगे तो जो मार्केट में कई सारे ऐसे बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लाइक क्रिप्टो पंक्स है, उसके अलावा बोर्ड एप क्लब है, ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। अब लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही घटिया सी इमेज है, मतलब इसमें ऐसा है क्या, क्यों इतने करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो एक्चुअली वो जो कीमत जो पे करी जा रही है वो उस इमेज के लिए नहीं की जा रही है, वो उस मेंबरशिप के लिए करी जा रही है जो उसको लेने से उनको मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में सिर्फ 10,000 बोर्ड एप यॉट क्लब वाले एनएफटीज अवेलेबल हैं एंड करोड़ों लोगों को वो चाहिए, तो आप सोचिए उन 10,000 आइटम्स की कीमत कितनी बढ़ेगी। सो इट्स अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, राइट? एंड इट्स अबाउट द कम्युनिटी, इट्स अबाउट द हाइप दैट बीइंग बिल्ट ऑन अराउंड द प्रोजेक्ट। तो अगर हम बोलें कि यार ये इमेज बहुत घटिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट, उस घटिया इमेज को चाहने वाले मार्केट में करोड़ों हैं, बहुत सारे हैं। अगर कोई चीज को चाहने वाले करोड़ों होंगे तो उसकी कीमत अपने आप बढ़नी है, चाहे वो कमोडिटी एक्सचेंज हो, क्रिप्टो एक्सचेंज हो या शेयर मार्केट हो, सब जगह यही हाल है। अगर 1 लाख शेयर है किसी कंपनी के और सारे लोगों को वो शेयर चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो कीमत उस शेयर्स की बढ़ जाएगी। तो एनएफटी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है और एनएफटी को कोई भी मिंट कर सकता है, कोई भी क्रिएट कर सकता है। बहुत सिंपल से स्टेप्स होते हैं। तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं मार्केट में, आप जाके वहां पे आराम से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 2-3 चीजों की जरूरत होती है। आपको एक क्रिप्टो वॉलेट चाहिए, थोड़ी सी गैस फी के लिए थोड़े क्रिप्टो टोकन चाहिए होंगे। उसके अलावा आप आराम से उस टोकन को अपनी एनएफटी को मिंट कर सकते हैं, बहुत आसान है। अच्छा तोशेंद्र, एक और जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं है ओनरशिप को लेकर कि एनएफटी में जो ओनरशिप है वो कैसे काम करती है, क्योंकि डिजिटल एसेट है। तो जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक एग्जांपल सामने आया था कि किसी ने एक बुक की एनएफटी खरीदी और उन्हें लगा कि उन्होंने उस बुक के साथ उसकी इंटेलेक्चुअल राइट्स भी खरीद लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो क्या लिमिटेशन है ओनरशिप की और क्या कोई क्रिएटर अपने हिसाब से अपने ओनरशिप राइट्स को डिजाइन कर सकता है कि ये मैं इंक्लूड करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये लिमिटेशन होगी, ये बाउंड्री होगी? राइट, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने जी। तो देखिए ओनरशिप पहले तो कैसे काम करती है एनएफटी में। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी एनएफटी को क्रिएट करते हैं ब्लॉकचेन लेजर में जी, तो उस एनएफटी को क्रिएट करने के लिए आपको एक वॉलेट की जरूरत होती है और वॉलेट जो है वो पीछे से एक प्राइवेट की से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो यानी कि आपकी प्राइवेट की एज लाइक अ पासवर्ड, तो वो आपके पास है। तो जब मेरे पास मेरा पासवर्ड है तो मेरे पासवर्ड के वॉलेट से यूज करके मैंने लेजर बनाया है, एंट्री बनाई है, तो इसकी जो ओनरशिप है वो मेरे वॉलेट पे रिप्रेजेंट करेगी एंड आई विल ओन इट।
सो अब मैं किसी को बेचूंगा तो वो ओनरशिप उस वॉलेट से निकल के दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगी, तो उस वॉलेट का जो ओनर है वो बन जाएगा ओनर उसका ओनर। ऑफ द एनएफटी। तो ऐसे एनएफटी की ओनरशिप इधर उधर ट्रांसफर होती रहती है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि जब हम किसी एनएफटी को खरीदते हैं तो कौन कौन से ऐसे राइट्स है जो हमारे पास आ जाते हैं और वो उसके अराउंड कंफ्यूजन क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि जो एनएफटी बेच रहा है, जो मिंट कर रहा है, वो उसका काम होता है कि वो राइट्स डिफाइन करे कि जो एनएफटी खरीदेगा अपने वॉलेट में उसके पास क्या क्या राइट्स जाएंगे। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला, ये एक्चुअली जो राइट्स होते हैं ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल होते हैं। Okay. मैं एक कोई एनएफटी मिंट कर सकता हूं और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकता हूं कि इस एनएफटी को मिंट करने के बाद आपके पास ये राइट्स आएंगे, बट उसमें एक लिमिट्स होंगी कि आप मुझे स्टॉप नहीं कर सकते एज अ क्रिएटर टू यूज इट इन माय प्रोफाइल। ओके। वो मेरी मर्जी है। अगर मैं कहूँ कि नहीं, आपको मैं वो राइट भी दे रहा हूँ कि आप मुझे कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकते हो, या मुझसे बोल सकते हो कि मैं अपनी प्रोफाइल से उस इमेज को हटा लूं क्योंकि आपने खरीद लिया एनएफटी। तो वो मेरी मर्जी है कि मैं उस राइट्स को देना चाहता हूं नहीं चाहता हूं। वी कैन कॉल इट अ एनएफटी लाइसेंस। Okay. सो वो एनएफटी लाइसेंस आप अपने लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, आप अपने लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जस्ट लाइक एनी सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो मार्केट में आते हैं, वैसे एनएफटी के लाइसेंस भी होते हैं, आप अपने लेवल पे डिजाइन और कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड एनएफटी के लिए एज ए कंपनी उस चीज पे काम कर रही है कि हम लोग उसके लिए एक प्री डिफाइंड लाइसेंसेस क्रिएट करें इंटरनेट पे, ताकि कोई भी उन लाइसेंस को असाइन करके उनको बाय सेल कर सकता है। तो उस भी हमारी इंटरनली टीम काम कर रही है। बट अल्टीमेटली जो राइट्स जाएंगे और जो राइट्स हमें देने हैं वो सारे के सारे क्रिएटर्स के हाथ में होते हैं कि उसे क्या देना है क्या नहीं देना है। वो ये भी कह सकता है कि आप मान के चलिए आपने किसी मूवी का कोई सीन खरीद लिया, तो उसमें आप ही राइट दे सकते हैं कि आपने जब ये सीन खरीदा तो आप कहीं भी चाहे यूज कर सकते हैं, कमर्शियली और प्राइवेटली, बट आप उस मूवी कंपनी को, प्रोडक्शन हाउस को मना नहीं कर सकते कि वो अपनी मूवी से वो सीन हटा ले, बिकॉज अदरवाइज ऐसे तो फिर दुनिया नहीं चलेगी। तो अगर पूरी तरह से मतलब ट्रांसफर होने जो लगे। ओरिजिनल ओनर है उसके पास राइट्स फिर भी सेक्शन ऑफ राइट्स वो हाँ, रहते हैं। वो रह सकते हैं, वो एक्चुअली वो उसकी मर्जी है, वो क्या क्या राइट्स रखना चाहता है। अगर वो कहे कि मुझे कोई राइट्स नहीं रखने, आप मेरे को शट डाउन कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी हो तो वो भी सकता ठीक है। अच्छा तो अच्छा। इन्फिनिट राइट्स हो गए। हाँ बिल्कुल। तो शेंद्र, एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आया जो कि सुन के मैं बहुत इंट्रीग थी, और वो है एक्सपीरियंशियल एनएफटीज का। तो हॉलीवुड स्टार्स ने इसकी शुरुआत की है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब तक तो हम देख रहे थे कि कोई बोर्ड एप का कैरेक्टर है, क्रिप्टोपंक्स का कैरेक्टर है, या कोई पेंटिंग है, कोई ऑडियो है, उसकी एनएफटी बन रही है, लेकिन अब एक्सपीरियंस की एनएफटी बनेगी। तो इसमें ओनरशिप कैसे होगी, क्या क्या तरह की एक्सपीरियंस हो सकते हैं, और क्या ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे, और इसमें क्या जो खरीद रहा है एक्सपीरियंशियल एनएफटी, क्या वो आगे रीसेल कर सकता है? बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो मैं एक बता दूं, एनएफटी जब भी कोई खरीदता है तो उसके 3 टाइप के माइंडसेट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कलेक्टिबल माइंडसेट कि भाई मैं खरीदूंगा और ये मेरे पास रहेगी और मैं पूरी दुनिया में दिखाऊंगा कि मेरे पास है। दूसरा होता है यूटिलिटी माइंडसेट, जिसमें कि मैं खरीदूंगा तो मुझे इसका कोई पर्पस है, इसका कोई यूज होगा जिसके थ्रू मैं इसको यूज कर सकता हूँ। थर्ड होता है इन्वेस्टर माइंडसेट कि मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये जो सेकंड वाला जो यूटिलिटी माइंडसेट मैंने बताया, ये आपने वो एक्सपीरियंशियल एनएफटी उस कैटेगरी में आते हैं। ये जब लोग किसी एनएफटी को खरीदते हैं तो वो उस एनएफटी को एज अ टिकट यूज कर सकते हैं टू एंटर इनटू सर्टेन वर्चुअल वर्ल्ड्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेलिब्रिटी, लेट्स से लिंडसे लोहान इज एक्चुअली परफॉर्मिंग ऑन अ कॉन्सर्ट, एंड फॉर दैट एक्चुअली एक्सेस फॉर एंटरिंग इनटू दैट कॉन्सर्ट आपको पहले लिंडसे लोहान की एनएफटी खरीदनी पड़ेगी। तो ये जो एनएफटीज हैं इनको हम एक्सपीरियंशियल एनएफटी बोला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई भी एनएफटी आपको कहीं एक्सपीरियंस लेने में हेल्प कर रहा है तो उस एनएफटी को हम एक्सपीरियंशियल एनएफटी बोल सकते हैं। अब ये एनएफटी खरीदने के बाद, क्योंकि वो जो इवेंट है, फॉर एग्जांपल दैट इवेंट, लेट्स से इवेंट इज हैपनिंग ऑन 28th ऑफ जनवरी, और इवेंट की जो एनएफटी है वो बेची गई है 20 जनवरी को, तो ऑब्वियसली वो इवेंट के टिकट की वैल्यू है जब तक वो इवेंट नहीं हो जाता। इवेंट के हो जाने के बाद उस एनएफटी की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि वो कंज्यूम हो चुकी होगी या फिर वो इवेंट ओवर हो चुका है। बट इवेंट ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड करता है कि वो उस एनएफटी को बार बार यूज करने के लिए अलाउ करते हैं या नहीं करते। अगर वो उस एनएफटी को बार बार यूज करने के लिए अलाउ करेंगे तो उस केस में वो एनएफटी ट्रांसफरेबल और परचेजेबल होगी इन सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि वो फॉरएवर उसका यूज है। तो जब तक उसका इंटेलेक्चुअल यूज रहेगा तब तक वो एनएफटी परचेस हो सकती है, और एनएफटी को बाय सेल करने में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अगर आप ERC 721 और ERC 1155 स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, जहां पे आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाई है ब्लॉक एनएफटीज, अगर ये स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट कि आप ये खरीद सकते हो और आप ये बेच नहीं सकते। अगर आप उनको रिस्ट्रिक्शन लगाओगे एनएफटी को बाय सेल करने पे तो फिर वो स्टैंडर्ड्स का वायलेशन होगा। इसका मतलब है कि वो नॉन स्टैंडर्ड एनएफटीज होंगे। हालांकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे इनको कस्टमाइज किया जा सकता है कि आप सेकेंडरी मार्केट में सेल में रिस्ट्रिक्शन लगा दें, ऐसा पॉसिबल है, बट जनरली लोग नहीं करते हैं।
तो शिंद्र, अगर इंडिया में एनएफटीज की बात करें तो अभी फिलहाल सिर्फ सेलिब्रिटीज और जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं और एक्सप्लोर कर रही है एनएफटीज को। आप कैसे देखते हैं इंडिया में एनएफटीज का फ्यूचर, कि कब वो वक्त आएगा जब नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल ऑडियंस इसे एक्सप्लोर करेगी या इन्वेस्ट करेगी या इसका फ़ायदा उठाएगी? ओके, सो इंडिया अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है। यूएस मार्केट और जो वेस्टर्न मार्केट है वो काफ़ी आगे पहुंच चुका है एनएफटीज में। बट इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो बहुत जल्दी सीखता है, बहुत जल्दी अडेप्ट करता है, बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाता है। छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल एजुकेशन। पीपल आर एंटरिंग इनटू दिस स्पेस एंड गेटिंग हर्ट। उसकी वजह से मार्केट को एक पुशबैक हमेशा मिलता रहेगा और वो मिल रहा है अभी भी। बट जो मीडिया हाउसेज, पब्लिकेशंस, सेलिब्रिटी प्रोडक्शन हाउसेज अपनी अपनी एनएफटी लॉन्च कर रही हैं, वो अराउंड कलेक्टिबल और एंगेजमेंट के अराउंड कर रही हैं। और उसमें काफी टीयर 1 सिटी और टीयर 2 सिटीज के लोगों ने काफी खरीदना शुरू कर दिया है उसको। बट अगर टीयर 3 और टीयर 4 सिटी तक पहुंचने में इंडिया को काफी टाइम लगेगा। रीजन बीइंग कि क्रिप्टो में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस वॉलेट को बनाने की, क्रिएट करने की, सेटअप करने की, उस चीज को पहले थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत है इंडिया में। और वर्नाकुलर लैंग्वेज के थ्रू इंडिया में अगर हम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करें तो उसके थ्रू काफी हो सकता है। और वो चीज अब धीरे धीरे हो रही है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जिस तरह से क्रिप्टो रिलेटेड एजुकेशन इंडिया में काफी अच्छा हो गया है, पहले जब 2016 में जब मैंने देखा था तो काफी पुअर था, और आज वो 2021-22 में काफी अच्छा हो चुका है, जहां पे लोग अब जानते हैं कि क्रिप्टो में क्या रिस्क है, कहाँ खरीदना है, कैसे रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स में भी लोगों को रिपोर्ट करना होता है। तो वो सारी चीजें अब धीरे धीरे होने लग गई हैं और लोग अच्छे से उसको आगे कर रहे हैं। तो भले ही वक्त लगे, लेकिन जरूर इंडिया भी काफी तेजी से टाइम लगे। बट एनएफटी में, हाँ, एनएफटी में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छी एंगेजमेंट होने वाली है, क्योंकि ना इसमें ना यूटिलिटी है, देयर इज अ पर्पस, देयर इज अ एंगेजमेंट मॉडल। फैन एंगेजमेंट, फैंस को अगर आपको एंगेज करना है तो एनएफटी यूज कर सकते हैं। तो वाले एंगेजमेंट मॉडल के अराउंड काफी यूज होने वाला है इंडिया में। तो अच्छा, आप तो आए दिन रोज इतनी सारी एनएफटीज देखते होंगे, क्या देखा है आपने कि लोएस्ट जो एज लेवल है वो क्या है और हाईएस्ट एज लेवल क्या है? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में एक न्यूज सामने आई कि एक मदर ने अपने 4 साल के बच्चे की जो आर्ट को एनएफटी के तौर पर लॉन्च किया है। सो द एज लिमिट अब बहुत लो जा रही है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि वैसे तो क्रिप्टो करेंसी सारे एक्सचेंजेस में, सब प्लेटफॉर्म में देयर इज ऑलवेज अ लिमिट। तो उसमें 13-14 साल से कम वाले बच्चों को अलाउ नहीं करा जाता है। बट अगर बच्चों के पेरेंट्स खुद उसको यूज करके एनएफटी लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बच्चों को अलाउड नहीं है। बट आई थिंक मैंने देखा है 12-13 साल के बच्चे बहुत इजीली कर रहे हैं, क्योंकि उनको आजकल कंप्यूटर यूज करने आ गए हैं बहुत अच्छे से। तो वो लोग ड्राइंग करा अपना, किसी ने कुछ बनाया, हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, परमिशन लेके अपने पेरेंट्स की, उन्होंने कहा मैं एनएफटी बेचना चाहता हूँ, पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं। सो वो इंडिया में मैंने देखा है। आई नो पीपल एक्चुअली अराउंड माई इन माई सर्किल वेयर हु आर एक्चुअली डूइंग इट, ऑफ कोर्स। बट किड्स आर जनरली स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये परमिशन लेके करना चाहिए, बिकॉज द क्रिप्टो करेंसी और दिस एनएफटीज आर थोड़ा सा स्केरी लगता है शुरू में जी। तो वो वाली चीज हो रही है। बट हाँ, मैंने देखा 12-13 साल के बच्चे आराम से कर रहे हैं इस चीज को। और कोई अपर लिमिट भी है, कोई 80-90 साल का? नहीं, एक्चुअली कोई अपर लिमिट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट, सी, अगर आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी आती है, आपको लैपटॉप यूज करना आता है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई लिमिट है। और ये ब्यूटी है टेक्नोलॉजी की, ना तो ये रेसिस्ट होती है, ना ये एज से रेसिस्ट, ना ये सेक्सिस्ट होती है। इनका काम है टेक्नोलॉजी का, जो आएगा यूज करे, जैसे चाहे यूज करे। अनपढ़ गवार से लेकर स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल, रिच, एवरीबॉडी, टेक्नोलॉजी ऑलवेज बिहेव इन द सेम वे, एंड ब्लॉकचेन इज दैट एक्चुअली। तो शिंद्र, आपने आज तक सबसे वियर्डेस्ट एनएफटी क्या सुनी है? आप बताइए, फिर मैं बताऊंगी मैंने कौन सी सुनी है। मैंने एक बहुत बड़ी वियर्ड एनएफटी सुनी थी, अ डेट एज एन एनएफटी। So I have heard that a Poland model, Polish model actually has launched her date as an NFT, and that date has been sold for $250,000. Okay. And it's a really expensive date that somebody has bought. But again, this is the weirdest date I have heard, and of course as an NFT. So जो मैंने अभी I don't know whether I can say it on the channel or not. अभी कल ही मैंने एक NFT के बारे में पढ़ा जहाँ पे फार्ट सिम्फनी को बेचा गया है। तो किसी ने एक्चुअली अपनी फार्ट को रिकॉर्ड किया है, उसको सिम्फनी बना के बेचा है। तो that's how weird actually NFT space is. Yes. टॉयलेट पेपर भी मैंने NFT बिकते हुए देखे हैं मार्केट में। हाँ, टॉयलेट पेपर भी NFT बिकते हुए देखे हैं। तो ऐसे weirdest तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। बहुत कुछ है। Yes. तो शिंद्र, आपका NFT मोमेंट क्या रहा है? मेरा तो क्रिप्टो पंक्स को लेकर रहा था। जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये 50 मिलियन में डॉलर में बिक रहे हैं, मतलब क्या पागलपंती है। बट जब मैंने उसको समझा और मैंने रियलाइज हुआ कि वहां पे ना एक यूटिलिटी है, देयर इज अ यूज केस, एंड यूज केस इज अबाउट बीइंग अ मेंबर, राइट, ऑफ अ सर्टेन एलीट ग्रुप। एंड मुझे लगा, फिर जब मुझे समझ में आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोई स्टुपिडिटी नहीं है, ये बहुत ही डिसेंट यूज केस है। और ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज में अवेलेबल और इंडस्ट्रीज में होना चाहिए। तो उसके बाद हमने फिर एनएफटी के लिए लॉन्च किया। तो यही मेरा तो वियर्डेस्ट मूवमेंट ये था कि मैंने क्रिप्टो पंक्स को 50 मिलियन में, 40 मिलियन में बिकता हुआ देखा। तो बहुत वियर्ड मूवमेंट। आपने कभी कोई एनएफटी बनाई है?
और अगर कभी मैंने बनाएंगे actually- तो क्या बनाएंगे? हाँ, मैं एक्चुअली इंटरेक्शन एनएफटी बनाना चाहता हूँ एक्चुअली। वी आर थिंकिंग कि मैं अपना खुद का एक एनएफटी स्टोर लॉन्च करूंगा जिसमें मैं एज अ फाउंडर अपने 15 मिनट्स के कन्वर्सेशन को एज एन एनएफटी बेचूंगा। सो इफ यू बाय माय एनएफटी यू विल हैव अ चांस टू एक्चुअली डू वन ऑन वन एंगेजमेंट और इंटरेक्शन विद मी थ्रू जूम और थ्रू एनीथिंग चलो, और अ वो पर्सनल आपने वो एनएफटी बनाई उससे पहले मैंने ये कॉन्वर्सेशन कर ली मेरे लिए यस फायदेमंद एग्जैक्टली। रहा। यस एग्जैक्टली। बट हाँ, ऐसे एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज को इंटरेक्शन को आप एज अ टिकट की तरह आप ऐसे बेच जी सकते हैं। बिल्कुल। तो मोस्टली ये टिकट ही होगा कि इफ यू बाय दिस टिकट यू विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद मी फॉर अ 15 मिनट्स ऑन वट एवर टॉपिक यू वांट टू डिस्कस। ठीक है, तो शेंद्र थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमें दिया और ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन था एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब आई रियली एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल। थैंक थैंक यू। यू। सो ऑल दोज व्यूअर्स जो हमारी ये कॉन्वर्सेशन देख रहे थे, आई एम श्योर कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद आप एनएफटीज को बहुत बेहतर तरीके से और जान पाए होंगे, उसके अलग अलग पहलुओं को जान पाए होंगे। तो अब ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो भी हिडन टैलेंट है उसे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, एनएफटी बनाइए और उसे इनकैश कीजिए, क्योंकि जैसा कि हमने बात की तोशेंद्र से, एनएफटी का फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है। वेल दैट्स ऑल इन दिस सेगमेंट। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।